यस सर, थोड़ी बीच बीच में हो रही है। हेलो सर। हाँ बेटा, 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। इज इट क्लियर नाउ? अभी साफ आ रही है आवाज? आ रही है। Am I audible properly? Could anyone please confirm? अभी आ रही है। यस सर। ओके ओके। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन 20, 23 एंड 24। तो देखो क्वेश्चन 20 में क्या दिया हुआ है, द प्रोडक्ट ऑफ 3 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 4 एंड 1/4 विल बी। तो सर सबसे मुझे पहले भी तो डाउट है इसमें। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 नहीं 20 बोलना था ना। 22 में भी डाउट है आपको? नहीं सर, 20 में है, 20। 20 ओके। 20 थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है। ओके 20 बताता हूँ, इसके बाद फिर 23 एंड 24। ठीक है, 23 एंड 24 पहले बताता हूँ, 20 थोड़ा लंबा जाएगा। तो देखो 23 में क्या दिया हुआ है, am is twice the gm of numbers a and b। सर ये वापस ग्रुप पे मीन मेडिकल बैच का क्या होता है, ये होता है, और ज्योमेट्रिक मीन ये होता है। अब आपको बोला हुआ है कि अर्थमेटिक मीन इज ट्वाइस द जीएम, ज्योमेट्रिक मीन का ट्वाइस है अर्थमेटिक मीन। तो इसका क्या मतलब हो गया? एनीवन? अर्थमेटिक मीन ज्यादा है ना। क्या हुआ, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या किसी को? आ रही है सर। आ रही है, हाँ। तो मैं पूछ रहा हूँ कि अर्थमेटिक मीन इज ट्वाइस द ज्योमेट्रिक मीन, तो इसका क्या मतलब हो गया? किधर किस साइड 2 मल्टीप्लाई करूंगा, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड? राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड मल्टी अब मिल जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 4√ab। और आपसे क्या पूछा है, a बाई बी पूछा है। तो मैंने इस तरह का क्वेश्चन बताया है ना कि a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता है कितना हो जाएगा, 16ab। a प्लस बी का होल स्क्वायर ये आ गया। अब अगर a प्लस बी ये गिवन है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab होल स्क्वायर आपको मिल जाएगा यहाँ से 16ab, 16ab माइनस 4ab दैट इज 12ab मिल जाएगा आपका। अगर a प्लस बी और a माइनस बी आ गया है तो फिर a और b निकाल सकते हो, और a बाई बी भी निकाल सकते हो। समझ में आ गया प्रणव? यस सर। इन पे बेटा नेट का कुछ इश्यू होगा, मेरे एंड से तो अभी ओके हो गया। नहीं सर, आपकी आवाज सर हो रही है थोड़ी ब्रेक। ब्रेक हो रही है अभी भी, क्या प्रॉब्लम है यार? सर वो ग्रुप पे केमिस्ट्री का आया है वो एक्चुअली वो अप्रैल बैच का लॉगिन आईडी होता है, इसको इग्नोर मार दिया करो, मेडिकल वाला। ओके सर। पर ये तो जुलाई बैच का ग्रुप है ना सर? हाँ, वो गलती से पोस्ट कर दे रहे हैं, वो नया मतलब एडमिन डिपार्टमेंट में कोई नया आया हुआ है, ही इज पोस्टिंग इट बाय मिस्टेक। मैं बात कर लूंगा, नेक्स्ट टाइम से वो आईडी नहीं आएगा। ओके सर। Okay. Next is if 1 am A and 2 GMs P and Q be inserted between the given numbers. अच्छा,
देखो क्वेश्चन 24 क्या कह रहा है, किसी से हुआ क्वेश्चन 24? Yes, sir. Has anyone solved question 24? देखो अभी पूछूंगा कि कितने लोगों ने असाइनमेंट नहीं किया है, तो बहुत सारे होंगे। सर किया है। क्वेश्चन सिंपल है, मेरे पास क्या दिया हुआ है कि इफ 1 AM A किसी दो नंबर्स के बीच में मैंने क्या किया, अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किया, ठीक है। जैसे मान लो ए और बी मेरे मीन ए इंसर्ट किया, तो ए इंसर्ट करने के बाद यू नो दैट 2a इज इक्वल्स टू a प्लस बी हो जाएगा, राइट। एंड सिमिलरली इन दोनों नंबर्स के बीच में मैंने p और q इंसर्ट किया, दो ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट किए, बट a सर आवाज कट रही है। q इज सर इक्वल्स टू p आवाज स्क्वायर। ब्रेक हो रही है आपकी। यस सर। अरे सर यार, मतलब रुक जाती है, कुछ आवाज नहीं आती, फिर थोड़ी देर बाद फास्ट फॉरवर्ड होके आती है। हाँ यही प्रणव भी बोल रहा है, तो क्या करूं। एक मिनट, लेट मी स्विच ऑन मोबाइल डेटा। Is it clear now? Yes, sir. यस सर। Anyone? चलो ठीक है, थोड़ा ट्राई करते हैं, देखते हैं फिर। हाँ तो व्हाट आई वाज सेइंग कि ए और बी मेरे पास दो नंबर्स थे, उसके बीच में एक अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किया कैपिटल ए, जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो आई गॉट द रिलेशन दैट 2a इज इक्वल्स टू a प्लस बी, ठीक है। नेक्स्ट मैंने क्या किया, आई हैड वही मुझे बोला है कि उस उन्हीं दो नंबर्स के बीच में दो ज्योमेट्रिक मीन भी इंसर्ट किए हैं p एंड q, तो यू नो दैट aq इज इक्वल्स टू p स्क्वायर। इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई, अगर तीन चीज जीपी में होती है तो दो चीज का वही ज्योमेट्रिक मीन वाला फॉर्मूला, राइट। तो यहाँ से आई कैन राइट a इज इक्वल्स टू p स्क्वायर बाय q, राइट। Yes, sir. नेक्स्ट ऑल्सो यू नो दैट q स्क्वायर इज इक्वल्स टू pb, ये भी लिख सकता हूँ, तो आई कैन राइट b इज इक्वल्स टू q स्क्वायर बाय p, ठीक है। अभी आपसे किसकी वैल्यू पूछे, p स्क्वायर बाय q प्लस q स्क्वायर बाय b की वैल्यू पूछा है, राइट। तो अब ध्यान से देखना, p स्क्वायर बाय q प्लस q स्क्वायर बाय b अगर p करोगे तो इसको आप लिख सकते हो a प्लस बी, राइट। और a प्लस बी की वैल्यू 2a है, तो दैट कैन बी फर्दर समराइज्ड एज 2a, तो आंसर आ गया 2a। एक मिनट का क्वेश्चन था ये, क्लियर हुआ ये? यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। ओके, इज देयर एनीवन जिसने क्वेश्चन नंबर 20 किया है? सर 19 वाला भी बताओ। 19 वाला भी बताऊं? यस। ओके मैं, हाँ पहले 20 बता देता हूँ बेटा, 20 पहले पूछ गया था, बट आई एम आस्किंग कि किसी ने क्वेश्चन नंबर सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। किया है? आवाज नहीं आ दीपक रही कैसे किया बेटा? अरे यार, मैं फोन से भी ट्राई कर चुका, वाईफाई से भी ट्राई कर चुका, अभी थोड़ा बहुत साफ आ रहा है क्या? हाँ सर अब आ रहा है। हाँ सर अब आ रही है आवाज। ओके तो ठीक है, जब तक चल रहा है चलता है, नहीं तो फिर अगर प्रॉब्लम होती है ना तो कल विल हैव एन एक्स्ट्रा क्लास, ओके। ओके। हाँ तो क्वेश्चन वाज कि क्वेश्चन सब लोग देख लो, क्वेश्चन नंबर 20 एक बार रीड कर लो, क्वेश्चन लिखने में बाधा पे चला जाएगा। कि अगर मेरे पास बोला है कि 0 से 1 के बीच में आई हैव 4 नंबर्स, 4 लेटर्स x y a और b,
ठीक है, ए से बी के बीच में लाई कर रहे हैं। इन टर्म्स ऑफ सीरीज, एक सीरीज दी हुई है, उसका सम निकालना है, और सीरीज क्या लिखना ही पड़ेगा, रूट ऑफ एक्स रूट ऑफ ए प्लस एक्स रूट एक्स, ठीक है, प्लस रूट ऑफ एक्स रूट ऑफ ए एक्स, नहीं रूट ऑफ ए बी प्लस रूट ऑफ एक्स वाई, वापस से प्लस रूट ऑफ एक्स रूट ऑफ बी बी रूट ए प्लस वाई रूट एक्स प्लस सो ऑन। अच्छा मुझे बताओ कि ये एपी है क्या, ये जीपी है ना? कैन एवरीवन सी दैट? Yes, sir. चाहो तो इसको दो तरह से कर सकते हो, इसको ब्रेक कर लेते हैं ना, सिंपल सा क्वेश्चन है ये, तो इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है? देखो यहाँ पे इसको ब्रेक कर लेते हैं, तो क्या लिखा है, रूट ऑफ एक्स ए प्लस एक्स, ठीक है, पहला ये आ गया। सेकेंड लिखा है रूट ऑफ एक्स ए बी प्लस एक्स रूट सर आवाज नहीं आ रहा है। रूट सर ऑफ एक्स ए बी। आवाज हाँ बेटा, सर आवाज अच्छा ब्रेक आवाज कर नहीं रही आ, थी। अभी समझ में आ रहा है, अभी क्लियर हो रहा है? हाँ अब आ सर, रही है सर। हाँ हाँ आ रही है। वो बीच बीच में थोड़ा थोड़ा लैग आ रहा है, मैं समझ रहा हूँ, बट जो अभी मैंने किया वो समझ में आ गया ना सबको? स्क्रीन पे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। यस सर। अब देखो अगर ये वाला सीरीज देखोगे, ये वाला और ये वाला, तो आपको दिख रहा होगा कि एक इनफाइनाइट जीपी चल रही है, जिसमें पहला टर्म इज रूट ऑफ एक्स ए और बाद में रूट बी का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। दिख रहा है आप लोगों को? Yes, sir. रूट बी का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो अगर इसका सम फॉर्मूला लिखोगे, इनफाइनाइट जीपी है, तो इसके सम का फॉर्मूला लिखोगे तो क्या आ जाएगा, ए अपॉन 1 माइनस आर, ए अपॉन 1 माइनस आर आ गया। नेक्स्ट अगर आवाज, हेलो सर आ रही है आवाज। सर आ रही है ना? आ रही है, आ हाँ रही आ रही है सर। हाँ। नेक्स्ट अगर मान लो इसको मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे आपको देख रहा होगा कि कॉमन रेशियो रूट वाई है, उसका फॉर्मूला लिखोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन 1 माइनस रूट वाई। अब थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना होगा शायद, आई गेस। नहीं, डायरेक्ट आंसर आ रहा होगा। देखो कौन सा आंसर आ रहा है। पहला लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है क्या, ऑप्शन डी आंसर में? यस सर। दिख गया ना आप लोगों को आंसर? समझ में आ गया ये क्वेश्चन कैसे करना है? हाँ सर। यस सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी यस था सर। बस वो। ओके, ठीक है, किसी और को, किसी और क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम? सर 19th। 19, अच्छा हाँ 19 पे बताना है, सॉरी। 19 वाले में क्या प्रॉब्लम है बेटा? 19 वाला क्वेश्चन तो करवाया हुआ है, ऐसा क्वेश्चन सर वो पॉइंट में है इसलिए। हाँ सर। तो देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, हम क्या करेंगे, भाई इसका सम निकालना है, तो लेट्स से इसको ऐसे ले लिया, फिर आप क्या करो कि 0.7 को कॉमन ले लो, ठीक है? तो क्या, एक काम करते हैं, 7 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 0.1 0.11 0.111, दिख रहा है आपको? यस सर। अब इसके बाद क्या करो, वही 9 से मल्टीप्लाई, 9 से डिवाइड कर दो, तो यस 9 से सर, उधर मल्टीप्लाई तक आप उधर तक पहुंच गया था। ओके। यहाँ पे हम नॉर्मली क्या लिखते हैं, 10 माइनस 1 लिखते हैं, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस 0.1. 1 माइनस 0.1 लिखेंगे, यहाँ 10 माइनस 0.1, सॉरी 0.001। हाँ यहाँ पे एज एन 7/9 आप लिखोगे 1 माइनस 0.1, यहाँ पे लिखोगे प्लस 1 माइनस 0.01, फिर यहाँ पे लिखोगे 1 माइनस 0.001
प्लस सो ऑन लिखते जाओगे, ठीक है। 1 कितनी बार ऐड हो जाएगा, n टाइम्स ऐड हो जाएगा क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n है। सर उसमें Yes, 10 sir. टर्म्स दिए, क्या बेटा इसमें 10 टर्म्स दिए। 10 टर्म्स लिखा हुआ है क्या अप टू? अच्छा चलो हम n के लिए फॉर्मूला निकाल लेते हैं, फिर निकालते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 7/9 और n माइनस, अब देखो ये एक जीपी चल रही है आपकी, यहाँ पे 0.1 0.01 0.001 एक जीपी दिख रही है आपको। कॉमन Yes. रेशियो क्या है बेटा? यस 10 रेज़ टू द पावर -1 Yes. या Sir. 0.1 कॉमन रेशियो है, ए भी वही है। और वहां से आप फॉर्मूला लिख सकते हो उसका, जीपी का क्या फॉर्मूला होता है, a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n अपॉन 1 minus 1. तो यहाँ से जीपी का फॉर्मूला लिखो, n की वैल्यू 10 सर। सब्स्टिट्यूट कर दो, आंसर आ जाएगा। सर हाँ बेटा, ये जीपी डिक्रीज हो रहा है ना, तो क्या हो गया, तो ऐसे भी तो जीपी हो सकती है ना, 2 1 हाफ, ऐसे भी तो एक जीपी हो सकती है ना। सर तो इन्फिनिटी वाला नहीं लगेगा। नहीं बेटा, सम ऑफ 10 टर्म्स लगाया हुआ है ना, 10 टर्म्स के लिए दिया हुआ है ओके सर। क्वेश्चन में, इसलिए ठीक है। ये वाला फॉर्मूला वैसे भी मैंने बोला था ना कि जब r लेस देन 1 रहेगा तो ये वाला फॉर्मूला वैलिड है। वो जब इनफाइनाइट मेंशन कर देता है ना कि द सीरीज इज इनफाइनाइट, तभी वो a अपॉन 1 माइनस r लगाते हैं, क्योंकि वहाँ r टू द पावर n जब करते हो तो वो इन्फिनिटी होने की वजह से 0 हो जाता है, नेग्लेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो जब तक मेंशन नहीं है कि इनफाइनाइट है तब तक नहीं करेंगे वो वाला फॉर्मूला यूज। Okay. Sir. ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों का हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 से 31 तक, मतलब नेक्स्ट सेशन में क्वेश्चन नंबर 31 तक पूरा कर सकते हो, ठीक है। जो बीच में मैंने एक प्रॉपर्टीज ऑफ एपी करके कुछ क्वेश्चन छोड़े भी थे ना 10 11 12, वो भी अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। हो जाएगा, मतलब थॉट प्रोसेस सिंपल रखना, क्वेश्चन टफ नहीं है। जो मैंने पीडीएफ भेजा उसके क्वेश्चन टफ नहीं है, हो जाएंगे। ओके आवाज साफ आ रही है? तभी मैं पढ़ाऊंगा, नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट सर आ रही है, अब आ रही है, सर आ रही है। ठीक है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो उस दिन मैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन बता रहा था आप लोग को। हार्मोनिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, मैंने आप लोग को डेफिनेशन लिखवा दी थी कि अगर a1 a2 a3 एंड सो ऑन अप टिल an, अगर ये HP में है तो ये इसका ये मतलब हो गया कि 1/a1 1/a2 1/a3 1/an विल बी इन AP, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो जाएंगे। तो मान के चलो कि लेट्स कंपेयर कि अगर मान लो मेरे पास 1/a 1/a plus d 1/a plus 2d and so on 1/a plus n minus 1 d, अगर ये HP में है तो you know that a plus d a plus 2d dot 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 a plus n minus 1 d AP में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को सब क्लियर था। अब देखो क्या होता है, मान लो मुझे किसी भी HP का nth टर्म लिखना है, लाइक कोई भी जनरल टर्म लिखना है, तो वो ये आप लोग को दिख रहा है, ये होता है राइट। लेकिन अब थोड़ा सा एक बार देखते हैं इसको, नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ मैं। अब देखो मान लो मुझे ऐसा दे दिया कि a1 a2 a3 an अगर HP में है, अगर ऐसा दिया होगा HP तब तो मुझे क्लियरली पता है कि nth टर्म क्या हो जाएगा। बट मान लो वो ऐसा उल्टा दे दिया कि a1 a2 a3 an HP में है और आपको ये वाला इस तरह का फॉर्म होता है, तो इस तरह के फॉर्म में आपको कैसे nth टर्म निकालना है। जैसे AP के लिए तो आपको पता है a plus n minus 1 d हो जाता है कोई भी टर्म nth टर्म, तो उस चीज का हम फॉर्मूला निकालते हैं, ठीक है। लेट्स ट्राई एंड फाइंड आउट द फॉर्मूला फॉर दैट कि किसी भी nth टर्म का क्या फॉर्मूला होता है। तो हम HP सॉल्व करने के लिए पूरा का पूरा AP करेंगे। अगर मुझे कोई भी HP के क्वेश्चन में कुछ भी HP में दिया रहेगा तो हम उसका रेसिप्रोकल करके उसको AP की तरह सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ रेसिप्रोकल करते हैं। रेसिप्रोकल करने के बाद आई गेट कि ये मेरा AP में हो गया।
ये मेरा एपी में हो गया। अब अगर ये मेरा एपी में हो गया तो कॉमन डिफरेंस दिस माइनस दिस करोगे तो कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। और सिमिलरली लेट्स से सेकेंड वाला टर्म बी है, तो यू कैन राइट 1 माइनस बी अपॉन 1 माइनस ए। ये आपको कॉमन डिफरेंस मिल गया, राइट? Yes, sir. और वो क्या मिल गया, ए माइनस बी अपॉन ए बी। एलसीएम ले लिया, ए माइनस बी अपॉन ए बी, ठीक है। अब ओके देखो, अगर मेरे पास कॉमन डिफरेंस पता चल गया तो एपी का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? tn इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है, राइट? कोई भी nth टर्म। Yes, sir. तो अगर कोई भी nth टर्म मुझे निकालना है तो यहाँ पे a क्या है, 1 अपॉन ए वन है। एपी देखो, ये वाली एपी देखो, यहाँ पे a इज 1 अपॉन ए वन प्लस nth टर्म निकालना है तो n माइनस 1, और d क्या है, d इज दिस, राइट? Yes, sir. a1 की जगह a ले लिया था मैंने, तो a ही लेते हैं क्योंकि यहाँ पे भी मैंने a कर दिया था उसको, तो a ही लेते हैं। 1 बाई ए एन माइनस 1, और ये वाला d उठा के सब्स्टिट्यूट करो, a माइनस बी अपॉन ए बी। ये कर रहा था मैं उस दिन रात में, ठीक है। अब देखो, यहां से आपको क्या मिल जाएगा, यू विल गेट 1 अपॉन ए एन इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ए प्लस एन माइनस 1 ए माइनस बी अपॉन ए बी। बट मुझे जीपी, अगर मुझे एचपी का nth टर्म चाहिए, ये तो 1 अपॉन ए एन करने पे एपी का nth टर्म मिल गया। अगर मुझे एचपी का nth टर्म चाहिए तो इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, Yes, sir. ठीक है। तो अगर इसका रेसिप्रोकल करोगे तो पहले एलसीएम ले लेते हैं, फिर उसके बाद रेसिप्रोकल करते हैं। लास्ट दिन मैं यही कर रहा था बस, ठीक है। तो अगर एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, ये देखो यहाँ पे ए बी आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, और ए से कैंसिल आउट हो जाएगा तो बी बचेगा, राइट? यस सर। तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ए एन इज इक्वल्स टू बी प्लस एन माइनस 1 इंटू ए माइनस बी अपॉन ए बी, एन माइनस 1 इंटू ए माइनस बी अपॉन ए बी। बस एलसीएम लिया, अभी कुछ भी नहीं किया, ठीक है। आप मुझे ए एन निकालना है तो इसका रेसिप्रोकल कर दो, तो ए एन इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए माइनस बी। तो ये फॉर्मूला होता है nth टर्म ऑफ एचपी का। किसी भी एचपी के nth टर्म को लिखने का फॉर्मूला ये होता है। एक बार ध्यान से देखो, फिर से बता रहा हूँ। अगर मान लो ये मेरे पास एचपी में गिवन है और ये मेरे पास एपी में गिवन है, तो हम एपी की ही प्रॉपर्टी यूज करके एचपी तक पहुंचते हैं हमेशा, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म को बी बोल दिया, फर्स्ट टर्म को ए बोल दिया, तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म किया तो मतलब दिस इज बी, दिस इज डिनोमिनेटर इज ए, तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म किया, फिर एलसीएम ले लिया, तो ये आ गया, ये मेरा कॉमन डिफरेंस मिल गया। अब nth टर्म लिखने का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी। यहाँ पे a इज 1 अपॉन ए बोला था इसको, तो 1 अपॉन ए प्लस एन माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस अभी निकाला है, सब्सटीट्यूट कर लिया। तो यहाँ से आई गॉट nth टर्म क्या, nth टर्म विल बी 1 अपॉन ए एन, तो 1 अपॉन ए एन इज इक्वल टू दिस मिल गया। फिर एलसीएम लिया, सिंप्लीफाई किया एंड उसको रेसिप्रोकल कर दिया, तो आई गॉट nth टर्म ऑफ एचपी। देखो यहाँ पे ए एन इज nth टर्म ऑफ एचपी, तो nth टर्म ऑफ एचपी का फॉर्मूला मिल गया। अभी समझ में आया सबको? यस सर। ये फॉर्मूला थोड़ा याद करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ बेटा, कुछ Yes, पूछ sir. रहा था? कुछ नहीं पूछ रहे थे, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं अभी। सर एक बार नोट कर लो। हाँ नोट कर लो। सर ये कर लिया, वो फॉर्मूला थोड़ा सा बचा। सर वो आगे की स्लाइड। सर 1 मिनट प्रीवियस स्लाइड दिखाना। अच्छा,
ओके देखो अभी मान लो एक क्वेश्चन है मेरे पास 1/2 1/4 1/6 1/8 सो ऑन HP में है तो what will be the 100th term? जल्दी बताओ वो तो ओरल आंसर आना चाहिए। अब वॉइस वापस से ब्रेक होने लगी क्या? नो सर। नहीं हो रही। अच्छा ओके ये तो ओरल आंसर है बेटा 1/200 आ रहा है। फॉर्मूले से करके देखें। फॉर्मूला क्या था? AN is equals to AB upon B plus N minus 1 into A minus B. A minus B। तो अगर मुझे A 100 चाहिए तो A क्या है यहाँ पे? A is 1/2। 1/2. अच्छा A यहाँ पे 1/2 है कि A 2 है? सर 2 है। 2 है राइट। ध्यान से Yes, देखना sir. मैंने Yes, sir. नीचे वाले डिनोमिनेटर को A बोला था और यहाँ डिनोमिनेटर को B बोला था ठीक है मतलब उसको तो यहाँ पे A is 2 and B is 4 4. 8 upon B 4 plus N minus 1 is 99 into A minus B। A minus B कितना आ रहा है? A minus B -2 आएगा ना? Yes, sir. -2 sir. हाँ तो कितना आ गया 8 upon 99 into 194। ये क्या आ रहा है? AN in HP। फॉर्मूले में कुछ गलत नहीं है ना? अच्छा एक सेकंड में इसको वेरीफाई करता हूँ फिर से। 202 ना 99 into 2 minus 2 plus minus 198 minus 4 is plus 4 is माइनस आएगा नेगेटिव आ जाएगा। yes एक सेकेंड होल्ड करते हैं एक और चीज चेक करते हैं। 1 अपॉन मान लो एक और क्वेश्चन दिया मैंने 1/2 1/5 1/2 1/5 1/8 एंड सो ऑन। ये मान लो आपको दिया है HP में ठीक है। आपसे वापस से 100 टर्म निकालना है A100 निकालना है आपको। तो देखो 100 टर्म निकालने के लिए अगर मैं लॉजिकली अप्लाई करूँ क्वेश्चन क्या था 1/2 1/5 1/8 HP में गिवन है ठीक है। देखो क्वेश्चन अप्लाई करते वक्त मैं इतना नहीं करता हूँ कि लाइक इतने सारे फॉर्मूले मुझे नहीं याद रहते तो मैं क्या करता हूँ मैं वो आप लोगों को बता रहा हूँ। वो फॉर्मूला वैसे सही है हम लोगों ने शायद गलत अप्लाई किया उसको। मैं एक बार वापस से रीचेक करता हूँ उसको। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ इसको रेसिप्रोकल कर लेता हूँ 258 एंड सो ऑन। ये मेरा AP में आ गया। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ A100 निकालना है तो मेरे लिए बहुत ईजी है A plus N minus 1D 99 कॉमन डिफरेंस इज 3 तो 99 into 3 100 into 3 300 300 minus 3 is 297 plus 2 299 आ गया। और मैं क्या करता हूँ उसको फिर रेसिप्रोकल कर देता हूँ तो 1/299 फाइनल आंसर आ जाता है। तो मैं ऐसे सॉल्व करता हूँ। आप लोगों को अगर फॉर्मूला याद रखना है तो फॉर्मूला याद करके कर लो लेकिन फॉर्मूले को भी अप्लाई करने का एक तरीका होता है। क्या तरीका होता है यहाँ पे मेरे ख्याल से ना A और B 1/2 और 1/4 ही होंगे। क्यों 1/2 1/4 होगा? क्योंकि देखो यहाँ पे A मैंने इसको माना और B इसको माना फिर इसको रेसिप्रोकल किया है तो वो नीचे आ गया है ना। मतलब HP का पहला टर्म इज A और सेकेंड टर्म इज B। तो यहाँ पे मैं HP के पहले टर्म को A और इसको B मानूंगा तो यहाँ पे अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ A100 इस वाले फॉर्मूले में रख के तो 1/2 into 1/4 यहाँ पे आ जाएगा 1/4
plus 99 into a minus b. a minus b will be 1/4. तो वहाँ से आ जाएगा 1/8 और यह 1/4 तो कॉमन लेकर के काट ही दो, कैंसिल आउट कर दो हर जगह से। तो 99 प्लस 100, तो 1/2 अपॉन 100, तो वो 1/200 हो जाएगा। तो वो गलत अप्लाई किया था हम लोगों ने, ए और बी की वैल्यूज गलत रख दी थी, इसलिए गलत आया। आंसर सही आएगा। आंसर मतलब जो एचपी वाले टर्म्स होते हैं ना, एचपी के पहले टर्म को ए और सेकेंड टर्म को बी मानना है इस वाले फॉर्मूले में। ठीक है, तो आंसर सही आएगा दोनों जगह से। मैं ऐसे करता हूँ, ये जो मैंने यहाँ पे बताया हुआ है, आप लोग को जैसे मन करे वैसे करो, बोथ विल वर्क, क्योंकि आपसे कोई सोल्यूशन नहीं देख रहा वहाँ पे कि आप कैसे अप्लाई कर रहे हो। ऑल वी वांट इज द राइट आंसर फ्रॉम यू, राइट ऑप्शन फ्रॉम यू। दोनों मेथड समझ में आ गए? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो मूविंग अहेड। सर मतलब आंसर 1/200 है ना? हाँ 1/200 है बेटा, यहाँ पे तो- ए और बी गलत रख दिया था। तो ए मतलब ये आपने पहला टर्म, हाँ दूसरा टेक्निक में किया, उसमें 1/299 वैसा आया वो ना? बेटा क्वेश्चन चेंज था ना, ये 258 है। ओहो हाँ। सॉरी सॉरी सर। हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इफ थर्ड, सिक्स्थ एंड लास्ट टर्म ऑफ HPR, थर्ड, सिक्स्थ एंड लास्ट टर्म ऑफ HPR, ये क्वेश्चन आप लोगों को करना है। 1/3, 1/5 एंड 3/203। ठीक है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। फाइंड एन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? थर्ड, सिक्स्थ एंड लास्ट टर्म ऑफ HPR 1/3, 1/5 एंड 3/203। तो फाइंड एन, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। सर 3/203 ना? हाँ 3/203। ओके सर। किसी का आया? राइट सर्वेश, सही है प्रथम।
राइट मीना? सर्वेश लास्ट क्लास में क्यों नहीं थे? सर गाँव गया था सैटरडे संडे। अच्छा, राइट प्राची, सही है। वो लेक्चर्स देख लिया सर्वेश? सर फ्राइडे का देख लिया, सैटरडे का अपलोड नहीं हुआ शायद। ओके, एक बार जब लेक्चर्स अपलोड ना हुआ करे तो गीता मैम से बात कर लिया करो। ओके सर। मतलब एक आध दिन बाद ही करना, ऐसा नहीं कि मतलब सैटरडे का लेक्चर सैटरडे नाइट में अपलोड नहीं हुआ तो तुरंत आप लोग कॉल कर दो, संडे मंडे तक वेट कर लेना, हो जाएगा। ठीक है, मतलब राइट ईशान, सही आंसर, वेरी गुड। तो द आंसर इज 100। कैसे आया आंसर बताओ बेटा। सर ए 1/a प्लस डी करके किया। ओके, अगर मुझे ये उसमें दिया हुआ है, एचपी में दिया हुआ है तो 3, 5 और 203/3 विल बी इन एपी किसी सीक्वेंस में। तो अगर ये थर्ड टर्म है, ये सिक्स्थ टर्म है और ये लास्ट टर्म है, तो आपको पता है थर्ड टर्म विल बी a प्लस 2d। तो a प्लस 2d आपको 3 गिवन है, a प्लस 5d आपको 5 गिवन है। सिंप्लीफाई कर लो, दोनों को सब्सट्रैक्ट कर लो, यू विल गेट d। d आपको मिल जाएगा 2/3। ठीक है, सब्सट्रैक्ट दिस इक्वेशन फ्रॉम दिस इक्वेशन, 2 - 1 कर लो, a से कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको d मिल जाएगा। आपको कॉमन डिफरेंस मिल गया तो आप फर्स्ट टर्म निकाल सकते हो, राइट? अगर ये है तो 3 - 2/3 करोगे तो सेकेंड टर्म मिल जाएगा, और एक और बार -2/3 कर दोगे तो फर्स्ट टर्म मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको a मिल जाएगा, बेसिकली फर्स्ट टर्म मिल जाएगा। और फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालेंगे फिर? लास्ट टर्म इज इक्वल्स टू a आपको यहाँ मिल जाएगा, सब्सटीट्यूट करो, n - 1 d आपको पता है, d सब्सटीट्यूट करो, बस एक n अननोन रहेगा, निकल जाएगा। तो n की वैल्यू 100 आ रही है। ठीक है, चेक कर लेना। ओके, एक और क्वेश्चन करो। if mth term of an HP is n and nth term, if mth term of an HP is n and nth term of an HP is m, mth term n है, nth term m है, find m plus nth term। ऑप्शंस में यहाँ लिख रहा हूँ। mth term of an HP is n and nth term of an HP is m, find m plus nth term।
सर एचपी सेम है, दोनों अलग है। सेम ही प्रोग्रेशन है। एक प्रोग्रेशन है उसमें mth टर्म n दिया हुआ है और nth टर्म m दिया हुआ है। देखो जितने लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि करना क्या है या कैसे करना है, मैथ्स में बिना हाथ पैर मारे कुछ नहीं होता। एचपी में जो जो चीजें पढ़ी है कुछ ना कुछ करते रहो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ m प्लस n टर्म का फॉर्मूला कैसे निकाल सकते हैं, कुछ ना कुछ अप्लाई करो, कुछ ना कुछ होगा। सर वो एनएम को ही शफल करके फॉर्मूला में फिक्स करेंगे ना? कर सकते हो वैसे भी। मैंने बताया ना कि मैं एपी की तरह करता हूँ, आप लोगों को जैसे करना है वैसे करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर्मूले में फिक्स करके अगर निकल जा रहा है तो वैसे कर लो। फॉर्मूले में एक्चुअली फर्स्ट और सेकंड टर्म हो रिक्वायर्ड होता है ना, तो फिर वहां पे प्रॉब्लम हो जाएगी ना। कैसे किया दिग्विजय और श्रेयस? श्रेयस आप बताओ बेटा कैसे किया? सर एपी में चेंज करके। एपी में चेंज किया तो एपी में चेंज करने के बाद mth टर्म इज n, तो एपी में चेंज करने के बाद आपको क्या मिला? लाइक एपी का mth टर्म विल बी 1 upon n, right? And nth term will be 1 upon m। 1 upon m। फिर क्या किया? a plus m minus 1 into d आपको मिल गया 1 upon n, और यहाँ से आपको मिल गया होगा a plus n minus 1 into d is equals to 1 upon m। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। तो आपको यहाँ से क्या डिटेल्स मिली, कैसे किया इसके आगे? राइट दिग्विजय, सही किया बेटा। प्रथम देखा मैंने आपका बेटा, वही सबका ही वही आ रहा है। सब्ट्रैक्ट किया सर। सब्सट्रैक्ट किया इक्वेशन नंबर 2 minus 1, ठीक है राइट। नहीं, आंसर गलत है बेटा। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ठीक है। जिन्होंने भी किया है उन्होंने किया सही है, रिवर्स नहीं किया आप लोगों ने। हाँ, आप लोगों ने रिवर्स नहीं किया, उसको किया सबने सही है, ठीक है। फिर इक्वेशन नंबर 2 minus 1 करोगे तो क्या आ जाएगा? 1 upon m minus 1 upon n is equals to a से a तो कैंसिल आउट हो जाएगा, m minus 1d
m-1 और d कॉमन ले लेते हैं, माइनस सॉरी n-1 हो जाएगा ना, n-1 माइनस m-1, d कॉमन ले लिया, ठीक है। यहाँ एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, m n-m अपॉन mn इज इक्वल्स टू, यहाँ से भी देखो n-m ही आएगा इंटू डी, n-m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो d आ गया 1/mn। अगर d 1/mn मिल गया फिर क्या करेंगे, वापस से फिर a निकाल देंगे, इस किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर लो, आइदर इन इक्वेशन नंबर 2 और इन इक्वेशन नंबर 1, फिर a निकालो तो a भी आपको 1/mn आ जाएगा। अब अगर मुझे a भी पता चल गया, d भी पता चल गया, फिर मुझे क्या निकालना है, a डैश m प्लस n टर्म निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा, a प्लस m प्लस n माइनस 1 टाइम्स ऑफ d, यहाँ पे 1/mn सब्स्टिट्यूट करो, यहाँ पे 1/mn सब्स्टिट्यूट करो, फिर क्या आ जाएगा, ब्रैकेट ओपन करोगे तो देखो 1 प्लस mn 1 माइनस mn कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। क्या बचेगा, m प्लस n अपॉन mn, ये a डैश m प्लस n आ गया, मतलब ये AP वाला आ गया। अब इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, HP वाला मिल जाएगा, mn अपॉन m प्लस n, ये फाइनल आंसर आ जाएगा। मैं वापस से एक बार ब्रीफ कर दे रहा हूँ जिसको नहीं समझ में आया हो। देखो मैंने मान लो मेरे पास एक AP था, मान लो A B C, ये HP थी मेरे पास, तो मैंने इसी का रेसिप्रोकल सीरीज A डैश ले लिया, A डैश B डैश C डैश, ये AP मान लिया, ठीक है, रेसिप्रोकल है उसको रिप्रेजेंट किया बस। तो अगर इसको AP मान लिया तो A डैश mth टर्म निकालने के लिए, मतलब A डैश वाली जो सीरीज है उसको AP मान ली, तो mth टर्म निकालोगे तो फिर क्या आ जाएगा, 1/n आ जाएगा, क्योंकि n इज द, मतलब mth टर्म अगर मुझे निकालना है तो am इज गिवन एज n, तो a डैश m इज गिवन एज 1/n, ये HP में गिवन है, ये AP में हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली a डैश n डैश वाली जो सीरीज है उसको 1/m बोल दिया, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। यस सर। आप क्या करेंगे, AP का mth टर्म का फॉर्मूला लिखते हैं, तो a प्लस m-1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 1/n, और यहाँ से a प्लस n-1 डी इज इक्वल्स टू 1/n m, सॉरी, तो ये मिल गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, देखो अगर मेरे पास AP में गिवन है कि मेरे पास कोई टर्म ये है, कोई टर्म ये है, तो सबसे पहला स्टेप आपका क्या होता है, A और D डिटरमाइन करना, ठीक है। A और D अगर डिटरमाइन कर दोगे फिर आपसे कोई भी टर्म पूछे आप निकाल सकते हो, यू नो दिस इन AP, राइट। तो बस वही पर्पस सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया, जो गिवन था उस गिवन डेटा से ये कंक्लूड किया, उसके बाद फिर मैंने क्या किया, 2-1 किया, 2-1 करने से A कैंसिल आउट हो जाता है और D मिल जाता है। वंस आई गॉट D, वापस से किसी भी इक्वेशन में आई विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ D, एंड फिर आप देखोगे तो आपको A भी मिल जाएगा। जब A मिल गया और D मिल गया, फिर मुझसे कोई भी टर्म पूछा मैं लिख सकता हूँ। तो AP का जनरल टर्म क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d, यहाँ पे m प्लस n टर्म पूछा था तो m प्लस n माइनस 1d हो गया, ठीक है। थोड़ा सिंप्लीफाई किया, देखो m प्लस n को एक साथ रखो, इधर मल्टीप्लाई करो तो m प्लस n बाई mn और माइनस 1/mn, माइनस 1/mn प्लस 1/mn कैंसिल आउट हो जाएगा, m प्लस n/mn बचेगा। ये तो AP के लिए आ गया। अब इसका उल्टा कर देंगे तो HP का m प्लस n टर्म मिल जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को, HP के क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करोगे, HP के क्वेश्चंस को आप सॉल्व करोगे AP मान करके, क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा अभी यस सर। सबको, ओके। आप देखो हार्मोनिक मीन की बात करते हैं।
ठीक है, हार्मोनिक मीन क्या होता है? हार्मोनिक मीन होता है कि जैसे अर्थमेटिक मीन होता था, ज्योमेट्रिक मीन होता था, ठीक है, वैसे हार्मोनिक मीन होता है। तो अर्थमेटिक मीन क्या होता था? नॉर्मली a प्लस बी बाई 2। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता था? रूट ऑफ ए बी। व्हेन यू हैव टू इंसर्ट n अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन दिस एंड क्या कहते हैं, हाँ, तो मैंने उसके लिए मेथड बताया था आप लोग को, n अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करने का, n ज्योमेट्रिक मीन करने के लिए वी हैव ऑलरेडी स्टडीड द मेथड्स। आप देखो यहाँ पे मुझे क्या पढ़ना है? हार्मोनिक मीन पढ़ना है। हार्मोनिक मीन क्या होता है? तो हार्मोनिक मीन इज कि जैसे मान लो मेरे पास ये एडवांस का टॉपिक है, ठीक है, मेंस के सिलेबस में नहीं है, ये आईआईटी मेंस के सिलेबस में नहीं है, एडवांस का टॉपिक है। तो ए बी एंड सी अगर एचपी में है, ठीक है, तो बी इज द हार्मोनिक मीन, जो मिडिल वाला होता है वो हमेशा मीन होता है बाकी दो का, ठीक है। तो वहां से देखो क्या करेंगे, अगर बी मीन है, मान लो मैंने ऐसा ले लिया कि ए एच, क्योंकि उसको जी कैपिटल जी और अर्थमेटिक मीन को कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया था, इसलिए कैपिटल एच से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मान लो ये एच पी में है, ठीक है, तो आपको पता है कि 1/a 1/h और 1/b किस में हो जाएगा? AP में हो जाएगा। बस उल्टा ही करना है, रेसिप्रोकल करना है। तो अगर ये हो जाता है तो यू नो दैट 2/h इज इक्वल्स टू 1/a प्लस 1/b। AP की प्रॉपर्टी, ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म। वहां से तो यहाँ से हम h की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ से एलसीएम लो, एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा? 2/h इज इक्वल्स टू b प्लस a अपॉन ए बी, या h क्या आ जाएगा? h विल बी AB by 2B plus A. 2ab बाई b प्लस a। पहले 2 को इधर मल्टीप्लाई कर लो, फिर उसको रेसिप्रोकल कर लो, ठीक है। तो ये हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला होता है, ये हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला होता है, याद रखेंगे हम, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्वेश्चंस में दे देते हैं ना कि हार्मोनिक मीन इज दिस, ज्योमेट्रिक मीन इज दिस, अर्थमेटिक मीन इज दिस। तो ये हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला हो गया। अर्थमेटिक मीन का क्या होता है? a प्लस बी बाई 2 होता है, और ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला होता है रूट ऑफ ए बी। तो ये सारी चीज़ें क्वेश्चंस में यूज होती हैं डायरेक्टली। अब मान लो मुझे ये समझ में आ गया होगा सबको, राइट? ओके, यस सर। सो अब मान लो मुझे एन, मतलब ये टॉपिक मैं बता नहीं रहा हूँ, बस मैं आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ कि करना क्या है। मान लो अगर मुझे बोला कि यू हैव टू इंसर्ट एन हार्मोनिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी, तो ए और बी के बीच में आपको एन नंबर ऑफ हार्मोनिक मीन्स इंसर्ट करना है, ठीक है। तो कुछ भी नहीं करना, इसको रेसिप्रोकल कर लो और कंसिडर कर लो कि एपी में है, और फिर जैसे एपी के लिए सॉल्व किया था ना कि लाइक लेट्स से दिस इज कैपिटल A1, दिस इज कैपिटल A2, तो ऐसे रेसिप्रोकल करने के बाद मान लो कि चलो कि 1/a और 1/b के बीच में आपने एन अर्थमेटिक मीन इंसर्ट कर दिया, ठीक है। बस वो पूरा प्रोसेस जो है ना वो अर्थमेटिक मीन वाला ही है, ठीक है। तो कर लेंगे हम, ऐसे भी क्वेश्चंस में ऐसे क्वेश्चंस ऐसे नहीं आते हैं कि अर्थमेटिक मीन इंसर्ट कर दिए और बताइए, वैसे क्वेश्चंस नहीं आते। वो तो स्कूल के एग्जाम्स में, तो इवन एनसीईआरटी में भी हार्मोनिक मीन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन है नहीं। जो क्वेश्चन आएंगे वो लॉजिकल क्वेश्चंस आएंगे, और जैसे मैं अभी तक करा रहा था, जैसे ये वाला जो क्वेश्चन है ये मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे आपके। सर ऑप्शंस भी सेम थे? हाँ, ऑप्शंस नहीं, ऑप्शंस तो मैंने बनाए हैं। ओके, और सर नहीं क्लोज आएंगे क्या? मतलब ऑप्शन ये तो गलत हुआ था। हाँ बेटा, ऐसा ही होता है। जो चीज़ें मैं पेपर बनाता हूँ, मतलब अगर मैं कुछ क्वेश्चन बनाता हूँ जैसे कभी कभी चैप्टर से, तो मैं भी ऑप्शंस वही करता हूँ कि लाइक अगर छोटा छोटा मिस्टेक होगा तो क्या क्या मिस्टेक आप लोग कर सकते हो, उस हिसाब से ऑप्शंस बनाता हूँ। 10 क्वेश्चन बनाने में 2 से 3 घंटे लग जाते हैं सही से। तो वो सारी, क्योंकि मुझे बस एक ही चीज़ नहीं देखनी होती कि सही आंसर क्या आएगा, मुझे ये भी देखना होता है कि ऑप्शंस क्या क्या डालना है,
क्या क्या सब्स्टिट्यूट करना है, जो आप लोग गलती से टिक कर दो, ठीक है। तो फिर कमिंग बैक टू दिस पॉइंट, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि हार्मोनिक मीन बिटवीन टू नंबर्स अगर बोला है तो आप डायरेक्टली ये सब्स्टिट्यूट करोगे, ये चीज़ सब्स्टिट्यूट करोगे, ठीक है। जैसे हमने एक क्वेश्चन देखा था ना अभी आज, सबसे पहला वाला किसी ने पूछा था, ये वाला कि हार्मोनिक मीन ज्योमेट्रिक अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन इज ट्वाइस, तो डायरेक्टली मैंने a प्लस बी बाई 2 और रूट ए बी सब्स्टिट्यूट किया, क्योंकि मुझे पता है कि ये ज्योमेट्रिक मीन होता है और ये एपी होता है, अर्थमेटिक मीन होता है। तो मुझे उस तरह से ज्योमेट्रिक मीन याद होना चाहिए, 2ab अपॉन a प्लस बी, ठीक है। तो ये तो हार्मोनिक मीन ज्योमेट्रिक मीन सब कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इज, एक मिनट, इस पे एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। नॉट रिमेम्बरिंग एनी क्वेश्चन, देखता हूँ बुक में अगर कुछ दिया हो तो। हाँ, ये क्वेश्चन करना। क्वेश्चन है, प्रथम समझ में आ गया ना, 1 अपॉन am इज इक्वल्स टू HM नहीं होगा? Yes, sir. ओके। मेरे पास एक सीरीज गिवन है 1 अपॉन 16 a b एंड 1 अपॉन 6, ठीक है। आपसे बोला है कि फर्स्ट 3 टर्म्स आर इन GP एंड लास्ट 3 टर्म्स आर इन HP। फर्स्ट 3 टर्म्स GP में दिए हुए हैं, लास्ट 3 टर्म्स HP में दिया हुआ है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B। फाइंड A एंड B।
ओके, किसी का आंसर आया ए और बी की वैल्यूज? इस गगन नोट देयर? Yes, गगन क्या है प्राची? ए का वैल्यू है, नहीं ए का नहीं है, 16a स्क्वायर इज इक्वल टू बी आया फर्स्ट इक्वेशन, और बी का वैल्यू फिर फाइंड किया, बी का आया 2a बाई 6a प्लस 1। ठीक है, सही है। तो ये ए के टर्म्स में नहीं आएगा, मतलब बेटा एक वैल्यू आएगी। हाँ सर, तो अगर ए को हम 0 नहीं लेंगे ना, अगर इक्वेट करना, नहीं, सिंप्लीफाई करो थोड़ा, सही हो जाएगा। सही है सर्वेश, मतलब ए की भी दो वैल्यूज आ रही हैं, फिर ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपको बी की वैल्यूज मिल रही हैं, ऐसा हो रहा है। मैं बताता हूँ, एक बार ट्राई करो, जहां तक आपने किया वहां सही है, वहां तक सही है। बीना 1/2 आया है क्या? बी भी सही आया है सर्वेश। टू है कि 12 है बीना? 1/2 और 2 सॉल्यूशंस आ रहे हैं। 1/2 नहीं आएगा बेटा, 1/12 आ रहा होगा, एक बार चेक करो। बी तो सही आया है, मतलब आपने 1/12 ही सब्स्टिट्यूट किया होगा। यस सर। 12 है ना? सही है। राइट प्राची। ओके, एक्सेप्ट फॉर सर्वेश, वीना, प्राची। प्राची समीक्षा नहीं है क्या आज? नो सर। क्यों? सर आज उसका बर्थडे है तो वो बाहर गई है। ओके, ठीक है, विश हर फ्रॉम माय साइड। यस सर। ओके, सो कमिंग बैक टू दिस कि ये क्वेश्चन कैसे करेंगे? एनीवन एल्स अपार्ट फ्रॉम सर्वेश, वीना एंड प्राची, कैसे कर रहे हो, कैसे अटेम्प्ट कर रहे हो? प्रथम कैसे कर रहे हो बेटा? सर इसमें पहले जीपी के लिए ए हमारा 1/16 हो गया, ए मतलब 1/16 हो गया, और फिर उसके बाद जो ए 1/16 कैसे हो गया बेटा? सर जो स्टार्टिंग टर्म होती है वो, अच्छा वो 1/16, हाँ ठीक है। उसके बाद फिर जो इसमें टर्म 2 दी है ए, उसके लिए मैंने लिख दिया r/16 और बी के लिए लिख नहीं, दिया देखो, अगर कोई भी 3 टर्म जीपी में होता है तो उसका मतलब है कि सेकंड वाले का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पहले दो का प्रोडक्ट। राइट प्रणव, ठीक है। तो यहाँ से आ गया 16a स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी, ये एक इक्वेशन बन गई मेरी। राइट प्रथमेश, वेरी गुड। सेकंड क्या कर सकते हैं, एचपी में अगर कोई होता है तो क्या होता है? सर एचपी के लिए तो मैंने पहले उनको एपी उसमें एपी में कन्वर्ट किया है, उसके बाद एपी में कन्वर्ट किया? नहीं बेटा, अभी तो मैंने बताया ना एचपी वाला फॉर्मूला, अब तो यूज करो ना इसको। इजी पढ़ रहा था सर। अच्छा, राइट निशिगंधा, सही है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, b इज इक्वल्स टू मिडिल वाला टर्म इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ a इंटू दो टर्म्स, अगर मतलब दो चीज, अगर 3 टर्म अगर एचपी में है तो वो वाला फॉर्मूला यूज करो जो बता चुका हूँ, ठीक है, ज्यादा इजी पड़ेगा। ये वाला फॉर्मूला तो यूज करना ही है, ये वाला b प्लस a वाला, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 1/6 प्लस a, थोड़ा और सिंप्लीफाई करने पे आपको मिल जाएगा b इज इक्वल्स टू क्या मिल रहा है, 2a/6a प्लस 1, ठीक है। तो अब देखो क्या हो रहा है, एक तो 16a स्क्वायर इज इक्वल्स टू b मिल गया, एक ये मिल गया। हाउ विल वी सिंप्लीफाई दीज टू इक्वेशंस? सर ये 3 है क्या?
हाँ ये 2a और 6 को कैंसिल आउट कर दोगे तो 1/3 हो जाएगा ना। फिर एलसीएम ले लो तो 6a + 1 और 6 ऊपर जाएगा तो 3 से 6 कैंसिल आउट होकर के 2a। ओके तो सही है निशिगंधा, सही है प्राची, सही है आर्या, देशमुख, प्रणव और प्रणव आपने मतलब सिंप्लीफाई नहीं किया आपने तो वो बताया था। प्रथमेश सही है, सबका आंसर सही आया है। ठीक है फिर यहाँ से b की वैल्यू वापस से सब्स्टिट्यूट करो, एक क्वाड्रेटिक बनेगी, क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लेते हैं। राइट तो लेट्स सब्स्टिट्यूट हियर, क्या मिलेगा 16a² इज इक्वल्स टू 2a अपॉन 6a + 1। फिर यहाँ से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने पे यू विल बी गेटिंग a तो ये कैंसिल आउट कर देते हैं एक, ठीक है तो 16a इंटू 6a प्लस 16a इज इक्वल्स टू 2। ठीक है ये क्वाड्रेटिक मिल रही है, इसको सिंप्लीफाई कर लो तो a की 2 वैल्यूज मिल जाएंगी, यहाँ से आ जाएगा 2 से डिवाइड कर देते हैं तो 16 3 48a² प्लस 8a minus 2 is equals to 0. Upon simplifying this, you will be getting a as -1/4 and 1/12. अब अगर एक बार a मिल गया है वापस से b मिल जाएगा। सर -1 होगा 2 नहीं। अच्छा हाँ -1 होगा, वो 2 से कट कर दिया था ना। तो ये आ गया अपॉन सिंप्लीफाइंग a आपको मिल गया, a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो आपको b भी मिल जाएगा। b की वैल्यूज आ रही है एक तो 1/9 आ रही है, दूसरी 1 आ रही है, चेक कर लेना। ये एक अच्छा क्वेश्चन था, मतलब देखो यहाँ पे HP कैसे डायरेक्टली यूज कर रहे हैं ना, उसका एप्लीकेशन था ये। और एक प्रूविंग वाला क्वेश्चन है वो करो, उसके बाद HP कंप्लीट हो जाएगा। नहीं प्रूविंग वाला क्वेश्चन छोड़ो, अभी प्रूविंग वाला क्वेश्चन बाद में करना। ये छोड़ो करो। क्वेश्चन इज कि इफ आई हैव a minus x upon px is equals to a minus y upon qy is equals to a minus z upon rz, ऐसा दिया हुआ है। a minus x upon px is equals to a minus y upon qy is equals to a minus z upon rz। आपको बोला है p q r ap में है, p q r r and ap, देन आपको प्रूव करना है कि x y z HP में होगा। प्रूव दैट x y z विल बी इन HP। तो डिस्कस करके करते हैं इस क्वेश्चन को, खुद से मत ट्राई करो, मतलब खुद से भी ट्राई करो बट ठीक है। कैसे कर सकते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि अगर मेरे पास एक गिवन इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन बोलने के बाद उसमें कुछ टर्म्स AP में दिए हुए हैं, बाकी बचे हुए टर्म्स मुझे HP में प्रूव करने हैं। सो व्हाट कैन बी द फर्स्ट स्टेप? सर हाँ बेटा। सर PQR को HP में कन्वर्ट करके उसके बाद उनका PQR को किस में कन्वर्ट करके बेटा? HP में। हाँ सर। ओके फिर उसमें हार्मोनिक मीन लगा के Q की वैल्यू। तो A और ये सब कैसे लाएंगे, A माइनस समथिंग और ठीक है पॉइंट सही है, लेकिन इस गिवन डेटा में इस चीज को यूज करना ज्यादा बेटर है रादर देन इस चीज से ये गिवन डेटा लाना। पॉइंट समझ रहे हो?
तो इस गिवन डेटा को यूज करने के लिए देखो सब में इक्वल टू साइन दिया हुआ है, तो इक्वल टू साइन अगर दिया हुआ है तो क्या करते हैं, लेट्स से a minus x upon px is equals to a minus y upon qy is equals to a minus z upon rz is equals to, let's say मैंने कुछ कांस्टेंट ले लिया, लेट्स टेक लैम्डा। ठीक है, लैम्डा लेने के बाद क्या हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्रॉस मतलब इक्वेट करोगे तो फिर यहाँ से अगर इस वाले पहले वाले उससे इक्वेट करोगे कांस्टेंट को तो यू विल गेट p is equals to a minus x upon lambda x, ऐसा लिख सकता हूँ। सारी चीजें इक्वल हैं तो सारी चीजों को एक कांस्टेंट से इक्वेट कर दिया, उस कांस्टेंट को इक्वेट करने के बाद p q और r की वैल्यू निकाल लेते हैं। q की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से a minus y upon lambda y एंड सिमिलरली r की वैल्यू आ जाएगी a minus z upon lambda z। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? यस सर। क्योंकि ये सारी चीजें इक्वल दी हुई थी तो मैंने क्या किया, इक्वेट कर दिया एक कांस्टेंट वैल्यू से, उसके बाद फिर पी क्यू और आर की वैल्यू निकाल दी। अब मैं यहाँ वाली प्रॉपर्टी यूज करूंगा कि पी क्यू आर अगर एपी में है, इफ पी क्यू आर आर इन एपी, तो फिर क्या हो सकता है, अगर पी क्यू आर एपी में है तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू भी एपी में होगी, पी क्यू आर की वैल्यूज हैं बेसिकली वो, तो वो एपी में होगा। इफ दैट विल बी इन एपी, if that will be in AP, ठीक है, मैं नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ a minus x upon lambda x ये तीनों AP में होंगे, PQR AP में थे। तो अब AP की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, अगर मैंने किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया है, if I have multiplied with any constant, तो क्या वो AP रह जाता है? Will the resultant be an AP? Yes sir. तो यहाँ पे दिख रहा है ना कि 1 लैम्डा को कॉमन लेकर के रिमूव कर सकते हैं तीनों में, तो रिजल्टिंग सीक्वेंस विल आल्सो बी इन एपी, क्योंकि वो कांस्टेंट एक ऐसा कांस्टेंट दिख रहा है जो हर बार मल्टीप्लाई हुआ होगा। तो इसका ये मतलब हो गया कि a minus x upon x, a minus y upon y and a minus z upon z will be in AP, क्योंकि अगर इसमें मैं 1 लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दूं तो द रिजल्टिंग सीक्वेंस विल आल्सो बी इन एपी, जो कि ऊपर वाला है। दिख रहा है सबको? अच्छा, अब नेक्स्ट इज कि थोड़ा सा इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, a by x minus 1, a by y minus 1, a by z minus 1, ये अभी ठीक है। अच्छा, अब अगर किसी एपी में किसी कांस्टेंट नंबर से सब्सट्रैक्ट या ऐड करता हूं तो वो एपी में रहता है? यस तो तीनों में +1 ऐड कर दें। यहाँ पे मैंने क्या किया, तीनों इक्वेशन में लैम्डा मल्टीप्लाई किया तो लैम्डा और लैम्डा कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, तीनों इक्वेशन में +1 ऐड कर रहा हूँ, तो रिजल्टिंग सीक्वेंस क्या हो जाएगा, a by x, a by y और a by z। This will still be in AP, right? अब वापस से मैं क्या करूं, तीनों में 1/a से डिवाइड कर दूं, या तीनों में 1/a से सॉरी मल्टीप्लाई कर दूं। तो तीनों में अगर 1/a से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1/x, 1/y, 1/z, ये भी AP में रहेगा, राइट? और अगर 1/x, 1/y, 1/z AP में है तो x, y, z HP में हो गए। यही प्रूफ करना था। देखो वापस से देखो मैंने क्या किया है, जो गिवन कंडीशन थी ऊपर इक्वल टू वाली, उसको लैम्डा से इक्वेट किया। लैम्डा कोई वेरिएबल होगा, कुछ होगा, क्योंकि तीनों इक्वल दिए हुए हैं तो तीनों की कुछ वैल्यू आ रही होगी ना, लेट दैट वैल्यू बी लैम्डा, ऐसा कर दिया। तो वंस आई डिड दैट, तो फिर मैंने पी क्यू और आर की वैल्यूज निकाल दी लैम्डा के टर्म्स में। ठीक है, वंस आई गॉट दैट, तो ये तीनों एपी में गिवन है मुझे, दीज थ्री थिंग्स आर गिवन इन एपी। अब अगर ये एपी में गिवन था तो एपी की प्रॉपर्टी होती है कि अगर मैं किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो रिजल्टिंग सीक्वेंस इज आल्सो इन एपी, क्योंकि वो नंबर वापस से कॉमन ले सकते हो। तो फिर मैंने क्या किया, लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया, तो लैम्डा नीचे वाला कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद फिर मैंने क्या किया,
थोड़ा सा न्यूमरेटर को एडजस्ट किया, न्यूमरेटर को एडजस्ट करने के बाद एकदम लास्ट वाली लाइन मिल गई। फिर मैंने +1 ऐड किया, +1 ऐड करने के बाद जो राइट साइड पे ऊपर लिखा हुआ है वैसा इक्वेशन मिल गया, और फिर मैंने वापस से a से डिवाइड कर दिया तीनों इक्वेशन को, तो वो भी AP में आ गया। एंड फाइनली इफ 1/x 1/y 1/z AP में आ गया तो रेसिप्रोकल विल बी इन HP, यही प्रूव करना था। आई होप समझ में आ गया होगा। ओके देखो चैप्टर थोड़ा सा लंबा है, AMGM इनइक्वालिटी बची हुई है, अभी समेशन ऑपरेटर बचा हुआ है, हाईएस्ट वैल्यू लोवेस्ट वैल्यू निकालना आप लोग को बताना है, और उसके बाद फिर मेथड ऑफ डिफरेंस भी बचा हुआ है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो टाइम लेंगे अभी। तो चांसेस आर कि थोड़ा सा मतलब इस वीक में जितना भी सिलेबस कंप्लीट होगा उतना ही आपका पार्ट टेस्ट का वो होगा, क्या कहते हैं, सिलेबस होगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि चैप्टर में पूरा चैप्टर ना आए, कुछ पर्टिकुलर पोर्शन कट हो जाए चैप्टर से, ठीक है, सीक्वेंस एंड सीरीज के। बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के लिए तो मैंने बोल ही रखा है कि क्या करना है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पूरा आ रहा है, और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का TWT भी मैं लूँगा, वो आप लोग को डेट्स पता है, राइट, एवरीवन नोज दैट। ओके तो एक क्वेश्चन सर पार्ट टेस्ट में हाँ ये आएगा हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हाँ ये तो आएगा, जो इस वीक में पढ़ाऊंगा वो पूरा आएगा। अच्छा सर मतलब आप हार्मोनिक मीन का बोल रहे थे ना, वो मेंस में नहीं आएगा तो पार्ट नहीं टेस्ट नहीं में आएगा? मतलब वो मेंस में बेटा ये जो फॉर्मूला है ना वो ऐसे आ सकता है, जैसे ये वाली जो चीज़ हमने पढ़ी है ना, कहाँ गया ये वाला, ये चीज़ नॉर्मली यूज हो सकता है कि मान लो कि अगर कोई चीज़ हार्मोनिक मीन, जैसे अब ऐसा मत मान के चलो कि ये एडवांस का टॉपिक है तो इसका क्वेश्चन मेंस में नहीं आता, मतलब सिलेबस में हार्मोनिक मीन मेंशन नहीं है, बट दैट डजंट मीन कि इसको यूज नहीं कर सकता वो। ओके सर। हाँ तो मतलब ये थोड़ा सिलेबस का लोचा रहता है इसमें IIT में, कि थोड़ा 19-20 इधर उधर होता रहता है, तो बस तो पढ़ना एग्जैक्टली पड़ेगा ये। हाँ पढ़ना पड़ता ही है, क्योंकि इसके जस्ट बाद आता है AMGM HM इनइक्वालिटी, और वहाँ पे हार्मोनिक मीन पूरा यूज होता है। तो अब इनइक्वालिटी में हार्मोनिक मीन यूज हो रहा है, लेकिन हार्मोनिक मीन स्पेसिफिकली टॉपिक हैज बीन रिमूव्ड, तो मतलब एज एन पढ़ना पड़ता ही है पूरा वो, ठीक है, तो उसके लिए फिर ठीक है सर। अच्छा एक क्वेश्चन करूँ, लास्ट क्वेश्चन होगा फॉर टुडे। क्वेश्चन इज कि इफ आई हैव A2 A3 upon A1 A4 equal to A2 plus A3 upon A1 plus A4, that is equals to 3 times of A2 minus A1 upon A1 minus A4। ऐसा एक कंडीशन गिवन है मुझे, ये A है सब, 9 वाइन नहीं है कुछ, ठीक है, एवरीथिंग इज A, वो 9 वाइन मत सोच लेना। ठीक है, ये गिवन है मुझे, तो आपको बताना है कि A1 A2 A3 एंड A4 आर इन ऑप्शंस हैं AP GP HP, नन ऑफ दीज। A1 A2 A3 A4 किस चीज में है, AP GP HP किस में?
एनीवन कैसे करेंगे बेटा उसको? बताऊं मैं या ट्राई करना है? कुछ तो रिस्पॉन्स दो, कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? बताऊं मैं या रुकूं? आवाज चली गई क्या मेरी? अच्छा कर रहे थे। ओके देखो मैं थोड़ा एक बार ब्रीफ कर दे रहा हूँ, फिर ट्राई करना पूरा। देखो मेरे पास ये रिलेशन गिवन है, ये इक्वेशन इज इक्वल्स टू दिस इज इक्वल्स टू दिस। तो पहले पहला दोनों पार्ट लेते हैं। फर्स्ट लेट्स टेक दीज टू थिंग्स। ठीक है, ये दोनों चीजें लेने के बाद अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। A1 A4 वाला सारा टर्म एक साइड ले लेते हैं, A2 A3 वाला सारा टर्म एक साइड ले लेते हैं। तो आई विल गेट A1 प्लस A4 अपॉन A1 A4 इज इक्वल्स टू A2 प्लस A3 अपॉन A2 A3। राइट, ऐसा मिल जाएगा मुझे। यहाँ से ऐसा लिख सकते हैं क्या, देखो 1 अपॉन A4 प्लस 1 अपॉन A1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन A3 प्लस 1 अपॉन A2। यहाँ तक सबको समझा एवरीवन? प्रथमेश बेटा तुम्हें समझ में आया? यस सर, आ गया। आ गया, ठीक है। आपने तो कॉमन, हाँ सर, वो डिनोमिनेटर डिवाइड कर दिया। हाँ सर। ठीक है, अब सेकेंड वाला रिलेशन लेते हैं। यहाँ से आई गॉट दिस, लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर ए। ठीक है, अब सेकेंड वाले को नहीं, फर्स्ट वाले को और थर्ड वाले को इक्वेट करते हैं। क्यों फर्स्ट वाले और थर्ड वाले को इक्वेट करेंगे? मतलब ट्राई करके देखते हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है। मुझे भी नहीं अभी ऐसा क्लियर है कि क्यों इक्वेट करेंगे, बट ठीक है ट्राई करके देखते हैं। तो फर्स्ट वाले और थर्ड वाले को इक्वेट करते हैं। तो फर्स्ट और थर्ड को इक्वेट करोगे तो देखो क्या मिल जाएगा भाई, A1 अप माइनस A4 अपॉन A1 A4 इज इक्वल्स टू एक सेकेंड बेटा, ये A2 और A3 है, ये शायद इसीलिए से आप लोगों से नहीं हो रहा होगा। A2 माइनस A3 है वो, हाँ ठीक है। अभी देखते हैं, फिर यहाँ पे आ जाएगा 3A2 माइनस A3
अपॉन A2 A3। और वापस से वही चीज़ करते हैं जो यहाँ पे किया था। तो क्या आ जाएगा 1/A4 माइनस 1/A1 इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ 1/A3 minus 1/A2. Let's say this is equation number B. तो यहाँ से अगर इक्वेशन ए और इक्वेशन बी ऐसा आ गया मेरे पास, तो इसको यूज करके हम क्या निकाल सकते हैं? A4 निकाल सकते हैं। राइट मीना, सही आंसर है। अगर ये ऐसा मेरे पास मिल गया है तो 1/A4 माइनस 1/A1 और 1/A4 प्लस 1/A1 सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको दिख जाएगा कि क्या कहते हैं, मतलब लाइक आपको दिख जाएगा कि 1/A1 1/A2 1/A3 1/A4, ये जो दो इक्वेशंस है ना, इनको नोट कर लो पहले। तो वंस विल नोट दीज टू इक्वेशंस डाउन, तो आपको दिखेगा कि 1/A1 1/A2 1/A3 और 1/A4 आर इन AP, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, AP की प्रॉपर्टीज दिख रही होंगी आपको। और जब आपको वैसा दिखेगा तो फिर वहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि A1 A2 A3 A4 आर विल बी इन HP। A1 A2 A3 A4 विल बी इन HP। वीना कैसे किया बेटा? ऐसे ही किया है? यस सर। प्रथम आपने सर गेस किया था सर अभी, तो मतलब सॉल्व किया पूरा। अच्छा, ये इक्वेशन ए और बी को सॉल्व करना, तो आप लोग को पता चल जाएगा 1/A1 1/A2 1/A3 एंड 1/A4 विल बी इन क्या कहते हैं AP। तो उसका रेसिप्रोकल A1 A2 A3 A4 विल बी HP मिल जाएगा। ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे, इसको स्टार्ट करेंगे। चलो, आई विल बी शेयरिंग द स्लाइड्स, द होमवर्क विल बी, मैं होमवर्क ग्रुप पे पोस्ट करता हूँ। थैंक यू एवरीवन। बाय सर। बाय। थैंक यू सर। बाय। थैंक यू बेटा, बाय। मुझे ज़ील एकेडमी नहीं है क्या? आप लोग की एक ही क्लास थी क्या आज? नहीं सर, फिजिक्स की भी है सर, और एक है फिजिक्स, उसके अच्छा, बाद फिर खत्म। नेक्स्ट हेडिंग दो, टू ब्लॉक सिस्टम। टू ब्लॉक सिस्टम, ध्यान से समझना क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, और अगर ये समझ में आएगा तो ही 3 ब्लॉक सिस्टम समझ में आएगा, और इससे हमेशा क्वेश्चन रहता ही रहता है, मतलब नॉट इन जेई एडवांस, बट जब भी तुम्हारा कोई टेस्ट होगा तो उसमें ये क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। जेई एडवांस में यार 2 ब्लॉक सिस्टम पे जनरल नहीं पूछते, वो लोग 3 ब्लॉक सिस्टम पे पूछते हैं। तो 2 ब्लॉक अगर समझ में आएगा तो ही 3 ब्लॉक समझ में आएगा, नहीं तो फिर मुश्किल होगा। तो 2 ब्लॉक सिस्टम में क्या है, लेट्स से ये एक सरफेस है, इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है ए, और इसके ऊपर दूसरा ब्लॉक रखा हुआ है बी। तो जब भी हम लोग 2 ब्लॉक सिस्टम है तो एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक होगा इस टाइप से। अब हम लोग किसी भी एक ब्लॉक पर फोर्स लगा रहे होंगे, या फिर दोनों ब्लॉक पे फोर्स लगा रहे होंगे, ए या बी पे, या फिर दोनों पे ए बी पे,
किसी भी डायरेक्शन में रैंडम। और क्या क्या पॉसिबल होगा कि हो सकता है कि यहाँ पर फ्रिक्शन हो ए और बी के बीच में, हो सकता है ए और ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शन हो सकता है दोनों के बीच में फ्रिक्शन हो। तो एक एक करके हम लोग सारे केसेस डिस्कस करेंगे कि क्या क्या होगा। तो पहला केस 1 मैं बी को ऊपर रखा हूँ, ए को नीचे रखा हूँ। केस 1 में डिस्कस कर रहा हूँ जब मैं फोर्स बी पे लगा रहा हूँ, एफ, ए पे कोई फोर्स नहीं लगा रहा हूँ, बी पे लगा रहा हूँ। लेट्स से ए और बी के बीच का जो सरफेस है उसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है μ1, और ए और ग्राउंड के बीच का जो सरफेस है उसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है μ2। केस 1 ए, जस्ट अ मिनट। हाँ, केस 1 ए, अगर मान लो μ1 इक्वल टू 0 है, μ2 नॉट इक्वल टू 0 है, तो क्या होगा? ए का बी का एक्सेलरेशन क्या होगा और ए का एक्सेलरेशन क्या होगा बताओ? बी का एक्सेलरेशन क्या होगा? लेट्स से बी का मास है, मास ऑफ बी इज mb एंड मास ऑफ ए इज ma। तो एफबीटी बनाओ और सोचो एक्सेलरेशन ऑफ बी क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ ए क्या होगा? F/mb। एक्सेलरेशन ऑफ बी जो होगा वो F/mb होगा, क्योंकि जब बी पर फ्रिक्शन लगेगा ही नहीं ए की तरफ से, तो एक्सेलरेशन ऑफ बी हो गया F/mb, क्योंकि बस यही फोर्स लग रहा होगा और कोई फोर्स होगा ही नहीं, फ्रिक्शन 0 होगा, तो एक्सेलरेशन ऑफ बी होगा F/mb। ए का क्या होगा? अरे इसमें ऐसा लिख लो μ2 कुछ भी हो सकता है, μ2 कैन बी 0 और μ2 कैन नॉट बी 0, दोनों केस में सेम ही चीज आएगा। एक्सेलरेशन ऑफ ए क्या बनेगा? देखो, क्या ए और बी के बीच में फ्रिक्शन लगेगा? नो सर। तो ए और बी के बीच में फ्रिक्शन नहीं है तो ए पे तो कोई फोर्स ही नहीं है। अब ग्राउंड लगा सकता है ए पे फोर्स, बट क्या ग्राउंड वाला फोर्स ए को अकेले मूव करा देगा? क्योंकि जब अगर ए का कोई टेंडेंसी ही नहीं ना आगे मूव करने का, तो ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शन रहे चाहे नहीं रहे, ग्राउंड ए पे कोई फोर्स लगाएगा ही नहीं, तो एक्सेलरेशन ऑफ ए क्या होगा? 0, कोई फोर्स नहीं है उसमें। सॉरी सर, नेटवर्क एरर था, आप कुछ कह रहे थे क्या अभी? क्या क्या? तो नेटवर्क एरर था इस तरफ, तो आप कुछ कह रहे थे क्या अभी? हाँ, मैंने ये बोला कि देखो, जो ब्लॉक बी और ए के बीच में जो फ्रिक्शन है, ठीक है, वहां पर फ्रिक्शन लग ही नहीं रहा है क्योंकि μ1 0 है, तो वहां पर फ्रिक्शन लगा ही नहीं, तो ब्लॉक ए का कोई टेंडेंसी होगा क्या मूव करने का? हम लोग ब्लॉक ए पे कोई फोर्स लगा नहीं रहे, तो ग्राउंड और ब्लॉक ए में ग्रीन वाला जो लाइन है वहां पर फ्रिक्शन लगेगा ही नहीं क्योंकि ए का कोई टेंडेंसी ही नहीं है, तो ए पे नेट फोर्स 0 है, तो एक्सेलरेशन ऑफ ए क्या होगा? 0। डन। सर एक मिनट, चीजें थ्योरी में थोड़ा डिफिकल्ट लगेंगे, बट फिर क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो सिंपल से होंगे। डन सर। नेक्स्ट, अगर मान लो ऐसा होता, केस 1b, हम लोग ऊपर वाले ब्लॉक पे फोर्स लगा रहे हैं बी, ए,
इस पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ F mu1 mu2 same. mu1 is equal to 0. mu1 is not equal to 0 and mu2 is equal to 0. इस केस में क्या होगा? Acceleration of B, acceleration of A. सर हाँ जितना फ्रिक्शन बी पे लग रहा है उतना फ्रिक्शन ए पे ही लगेगा ना? हाँ एक्शन रिएक्शन होगा वो. ओके तो सर B हाँ B का F माइनस न्यू mg अपॉन mb. अच्छा एक्सेलरेशन ऑफ B तुमने बोला आगे की तरफ F माइनस mu1 mbg अपॉन mb. यस सर. और A का तुमने बोला अब अगर B पे पीछे mu1 mbg लग रहा है तो A पर आगे लगेगा यस mu1 mbg. और A और ग्राउंड के बीच में तो फ्रिक्शन है नहीं तो A का एक्सेलरेशन होगा mu1 mbg अपॉन ma. ये सही हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है. मतलब ये जो एक्सेलरेशन हम लोग कुछ काम सेम करना है ये सही है मतलब हम लोग का तरीका सही है बट ये एक्सेलरेशन इट मे बी करेक्ट और इट मे नॉट बी करेक्ट. इट मे और मे नॉट बी करेक्ट बिकॉज लेट्स से कि तुमने यहाँ पर तुम्हारे पास वैल्यू दिया हुआ है ठीक है mu1 mu2 mb जो भी है f सबका वैल्यू दिया हुआ है और तुमने सॉल्व किया तो तुम्हारे पास आ गया एक्सेलरेशन ऑफ a इज ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ऑफ b. तो क्या ये पॉसिबल है कि मैंने ऊपर वाले ब्लॉक पे फोर्स लगाया और नीचे वाला ब्लॉक ज्यादा तेजी से एक्सेलरेट कर गया? ऐसा पॉसिबल है क्या रियल लाइफ में? नो सर. नो सर. तो इसका मतलब है कि हमने कुछ गलत किया. अगर तुम्हारा एक्सेलरेशन a कम आया तो फिर तो तुम्हारा कोई दिक्कत नहीं है ठीक है चलेगा. लेकिन अगर एक्सेलरेशन a ज्यादा आया इस मींस कुछ गलत है और हमने जो डायरेक्टली लिमिटिंग फ्रिक्शन ले लिया है ना कि मैक्सिमम फ्रिक्शन लग रहा है वहां पर हमारा गलत है. तो तब क्या करेंगे? तो नेक्स्ट पॉइंट करके लिख लो केस 1 बी कंटिन्यूड. सर हाँ सर उसमें आपने बोला कि जो हमारा एक्सेलरेशन ऑफ ए है वो एक्सेलरेशन ऑफ बी से बड़ा नहीं हो सकता. हाँ तो सर इसका मतलब ये हुआ कि जो एफ फोर्स लगा रहे हैं हम वो हमेशा जो mu1 mbg है उससे बड़ी होनी चाहिए. रुक मैं बता. हाँ तुम बोल सकते हो ऐसा बट एक मिनट रुक जाओ मैं तुमको पूरा समझाया था फिर एक क्वेश्चन करते हैं तो तुमको समझ में आ जाएगा. ये केस करने का क्वेश्चन कर लेते हैं. इस केस पे तुमको समझ में आ जाएगा यहाँ पे. अब देखो केस इसमें है इफ लास्ट वाला स्लाइड नोट हुआ है क्या सर थोड़ा सा बाकी था. नोट कर लो. सर दोनों का एक्सेलरेशन इक्वल हो सकता है. हो सकता है. मैं अभी इसी पे आ रहा हूँ कि अगर ए तुम्हारा बड़ा आ गया ना तो फिर क्या होगा फिर दोनों साथ में मूव करेंगे और उसका एक्सेलरेशन हम लोग फाइंड करेंगे अभी. अच्छा ये याद मत रख लेना कि आंसर सब जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ खुद से सोचना हर बार ये होगा कि नहीं होगा. नहीं होगा तो फिर सिस्टम मान के सॉल्व करेंगे. इसको हाईलाइट कर लेना इट मे और मे नॉट बी करेक्ट. डन सर. डन ओके. अब देखो केस 1 बी कंटिन्यूड.
if acceleration of A is less than acceleration of B, less than equal to acceleration of B, then our calculation is correct. Our calculation is correct. But if acceleration of A is greater than acceleration of B, then this implies it is not possible. ये सबको फील आ रहा है कि पॉसिबल नहीं होगा कि मैं ऊपर वाले ब्लॉक पे फोर्स लगाया और नीचे ज्यादा स्पीड से आगे निकल गया, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। ये सबको फील आ रहा है? Yes, sir. एक और बार पता नहीं, किसका पता नहीं? एक और बार जो आपने बताया अभी। हाँ, वो मैं आ रहा हूँ उस पे। तब देखो, अगर तुम्हारा एक्सेलरेशन ये बड़ा है ना, इट मींस दिस implies friction that we have assumed, that friction is maximum friction, that is incorrect. This implies friction that we have assumed that is maximum friction is acting is incorrect. ये करेक्ट नहीं है। इसका मतलब क्या होगा? अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग कंसीडर करेंगे कि ब्लॉक बी और ब्लॉक ए, the two blocks will move together with common acceleration. बताओ, अगर तो दोनों साथ में मूव करेगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा? पूरे इसको, हाँ, अगर साथ में मूव कर रहा है तो दोनों के बीच का जो फ्रिक्शन है वो F upon mb plus ma, क्योंकि जो दोनों के बीच का फ्रिक्शन है वो तो इंटरनल फोर्स हो गया, और नीचे वाले सरफेस पे फ्रिक्शन हमने 0 माना है क्योंकि म्यू 0 है। तो नेट फोर्स इज m पूरे सिस्टम पे, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा F upon ma plus mb। डन। चलो इस पे एक क्वेश्चन कहते हैं। क्वेश्चन आराम से चेक करना, पूरा सब